हमें अप्रत्यक्ष पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में कल हमने देखा था उदय रिलेटेड प्रकृतियां हमने देखी थी, जिसमें थर्ड गुणस्थान तक हमने कंप्लीट किया था। पहले गुणस्थान में हमने कौन कौन सी प्रकृतियां देखी जो सिर्फ पहले तक ही बनती है? क्या आपको देर लगेगी क्या? मिथ्या वेदनी, आतप, सूक्ष्म, तो फिर मैं तीन। क्लास करके फिर ही बर्तन करूँ शांति से। मिथ्यात्व वेदनी, उसके बाद फिर हमने देखी थी आतप, फिर देखी थी हमने सूक्ष्म त्रिक। ठीक है, इनको भी हम एक काम करते हैं, प्रकृति तो हम साथ में लेते ही जा रहे हैं, साथ में इनके कोड वर्ड्स से भी ध्यान में रख लेते हैं, तो वो रिपीट भी हो जाएगा जब हम इसके बाद में करेंगे गुणस्थान वाइज। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या देखें, देखो इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं, SAM, तो इसको आप सैम वर्ड से याद रख सकते हो। ठीक है, सैम फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट हो गया। पहले गुणस्थान में जो ओनली पहले में बनती है वो है SAM, सैम। ये 5 प्रकृतियां। उसके बाद दूसरे में हमने देखी थी अनंतानुबंधी चतुष्क, जाति चतुष्क और स्थावर, स्थावर नामकरण। तो इसको आप SAJ भी रख सकते हो या फिर JAS, जैसा आपको समझ आए। ठीक है, शायद SAM और SAJ याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। ध्यान में रखना, S क्या है, स्थावर है, A क्या है, अनंतानुबंधी चतुष्क है, J क्या है, जाति चतुष्क है। ठीक है, ये बनती हैं फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड मिच्छामि दुक्कडम, उदय की बात चल रही है ना, ओनली फर्स्ट में उदय होता है SAM, ये 5 प्रकृति का। स्थावर सॉरी, सूक्ष्म त्रिक, आतप नामकरण और मिथ्यात्व वेदनी। और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में बनने वाली SAJ, मतलब स्थावर नामकरण, अनंतानुबंधित चतुष्क और जाति चतुष्क, ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में इनका उदय रहता है, मिच्छामि दुक्कडम बंद नहीं होता। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं अगली प्रकृतियां। अगली है हमारी, हमने सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय ओनली एंड ओनली थर्ड में होता है। ठीक है, तो इस, ये तो एक अकेली प्रकृति है, हमको पता है कि इसका उदय सिर्फ थर्ड में होगा। अब फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जो फोर्थ गुणस्थान में जो 1 से 4 में उदय रहता है, जिनका 1 से 4 में उदय रहने वाली प्रकृतियों की हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, याद रखने की ट्रिक चाहिए तो हम ऐसे देख लेते हैं, 64 का हाफ होता है 32। ठीक है, आपके पास और भी कुछ, मतलब अगर सेल्फ मेड ट्रिक्स हो सकती हैं तो और अच्छी बात है। बाकी थोड़ी कोशिश करी है मैंने कि आप लोगों को कनेक्ट कर सके। ये है 1 2 3 4 वाली, जिनका उदय 1 2 3 4 में रहता है, लेकिन 1 2 3 4 में सभी में रहे, इन सभी का वो नहीं होता। देखो मैं बताती हूँ कौन कौन सी प्रकृतियां हैं। बोर्ड पूरा नहीं ऐसे दिख ही रहा बता, है, बोर्ड पूरा नहीं जो दिख रहा है तो सेक्शन था, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब दिखा। देखिए इधर का सेक्शन कुछ काम का था नहीं, इसीलिए मैं इधर इधर बता रही थी। ठीक है, अभी बोर्ड को पूरा ही दिखा देते हैं। ये हो गया हाँ, थर्ड गुणस्थान वाला। फर्स्ट गुणस्थान में SAM वाली बात कर ली, SAJ यहाँ पर जो है एक बार के लिए इसको बस रखो। ठीक है, जो भी गुणस्थान है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये प्रकृति कौन कौन सी है मैं बता देती हूँ। 6 मतलब 3+3, 3+3 मतलब क्या, नरक त्रिक और देव त्रिक। त्रिक में क्या आता है, नरक गति, आनुपूर्वी और आयु। ठीक है, और देव गति, अनुपूर्वी और आयु, वही बात है। ठीक है, तो इनका उदय कहाँ तक रहता है, 1 2 3 4 में ही रहता है। नरक प्रायोग्य और देव प्रायोग्य का जो उदय रहता है वो 1 2 3 4 में ही रहता है, क्योंकि चौथे से आगे के गुण स्थानों में इनका उदय नहीं रहता। ठीक है, अब इसमें से इसको तो हम बोल देंगे 1 2 3 4, इसको भी हम बोल देंगे 1 2 3
4, है ना। लेकिन ये जो आनुपूर्वी है, आनुपूर्वी में नरक आनुपूर्वी था, देव आनुपूर्वी पहला, दूसरा, चौथा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो आनुपूर्वी होती है वो किससे रिलेटेड होती है? विग्रह गति, बराबर। विग्रह गति में थर्ड गुण स्थान नहीं होता ना, तो आनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में होता है। विग्रह गति की अवस्था में जीव कभी भी थर्ड गुण स्थान में नहीं होता। थर्ड गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं वो सिर्फ पर्याप्त ही होते हैं। अपर्याप्त अवस्था हो, विग्रह गति की अवस्था हो, ऐसा नहीं होता। थर्ड गुण स्थान से जीव काल नहीं करता, थर्ड गुण स्थान में रहते हुए काल आयुष्य पूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए हमने 1 और 4 बोला, ठीक है। 1 और मतलब थर्ड नहीं लिया, दोनों आनुपूर्वी में हम थर्ड गुण स्थान नहीं लेंगे। तो फिर क्या बचे? 1, 2, 3, 4 में से देवता, हमने बताया देवता में तो मतलब इस भाव से अगर कोई सासादन में काल कर रहा है तो अगले भाव में देव के रूप में उत्पन्न, ये उसका पूरा सासादन का ड्यूरेशन है। इस भाव से सासादन की अवस्था में आया और काल कर गया, अगले समय से उसका देव गति वगैरह का स्टार्ट हो जाता है। तो ये है उसकी विग्रह गति। तो विग्रह गति में यहाँ तक सासादन का काल है, ठीक है। और यहाँ पे विग्रह गति है, विग्रह गति के बाद भी और जब तक भी रहे वो। तो क्या बताया है कि जब जीव के देव गति का उदय, मतलब विग्रह गति में देव गति में जा सकता है, विग्रह गति में रहता हुआ देव गति का उदय हो सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर वो जीव छोड़ के देव गति में उत्पन्न हुआ है, देव के भाव में उत्पन्न हुआ है, तो उसके जैसे ही इस भाव से काल करेगा तो अनुपूर्वी क्या होती है? विग्रह गति में अनुपूर्वी का उदय रहता है और उस समय पे उसका सेकंड गुण स्थान ही चल रहा है। तो अनुपूर्वी के उदय में सेकंड गुण स्थान भी रहता है। किसमें? देवानुपूर्वी के उदय में। नरक आनुपूर्वी के उदय में नहीं होता। इसका रीजन मुझे आपसे पता चलना चाहिए, बताइए कोई। नरक आनुपूर्वी का उदय क्यों नहीं होगा सेकंड गुण पूर्वी स्थान में रहे? फर्स्ट गुण स्थान में चली जाती है ना। साधन नरक समर्थ नहीं गति है। चली जाती है। नरक गति में अपर्याप्त में साधन समर्थ नहीं है। देखो, नरक गति में सासादन सम्यक्त्व तो है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया कि नरक गति में सासादन सम्यक्त्व नहीं है। ऐसी बात नहीं है, नरक गति में हमने सासादन सम्यक्त्व लिया है, नरक गति में पर्याप्त के भेद में, ठीक है। अपर्याप्त में नहीं होता, पहला आंसर ये है। अब सुनिए, हाँ हाँ ठीक है, वाला काल करके नरक गति में जाता नहीं है ना। हाँ वही बात है कि सासादन वाला नरक गति में नहीं जाता, मतलब नरक के अपर्याप्त में नहीं होगा अनुपूर्वी का उदय। सॉरी, मतलब इसका सासादन सम्यक्त्व की अवस्था इसमें नहीं होगी, नरक गति के अपर्याप्त में। और जो अभी एक किसी ने कहा था कि नरक अनुपूर्वी फर्स्ट में चले गया, तो वो बंध का केस है। यहाँ हम उदय की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने कितनी प्रकृतियों को ओनली फर्स्ट में उदय बताया? तो ये 5 प्रकृतियों को। बाकी नरक अनुपूर्वी वगैरह तो हम 4th तक ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जीव नरक अनुपूर्वी नहीं ले रहे हैं, अच्छा हम दुखना, हाँ नरक अनुपूर्वी 4th तक ले रहे हैं, कोई भी अनुपूर्वी है वो 4th तक ले रहे हैं। कोई भी जीव अगर सम्यक दृष्टि अवस्था है, सम्यक दृष्टि अवस्था में रहते हुए उसने काल किया, हमने क्या बोला कल डिस्कस किया था कि जो भी जीव अगर सम्यक दृष्टि अवस्था में काल किया, उसने मान लीजिए उसकी सम्यक दृष्टि अवस्था थी, यहाँ पे उसने काल किया, अगले ही समय में उसके नेक्स्ट भव की आयु वगैरह सब स्टार्ट हो जाती है। अगले भव में भले ही वो वहां पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, वो स्टार्ट हो गई है। मान लो इस पॉइंट पर जाके वो पहुंचने वाला था, यहीं से उसकी स्टार्ट हो गई, इतनी विग्रह गति है। तो विग्रह गति में भी देवायु, देवगति, नरकायु जो भी है उसका रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सम्यक दृष्टि अवस्था में था, कोई भी गुण स्थान हो, सम्यक दृष्टि अवस्था में था और वो काल कर गया, तो उसके वो गुण स्थान छूट जाते हैं 4th को छोड़कर। 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, या फिर डैश 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 करके 11 तक। तो इन सभी गुण स्थानों में, सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में वो था, उसने काल किया, अगले ही समय कौन सा गुण स्थान हो जाता है? कल ही बात करी हमने, चौथा। चौथा हो जाता है। तो जो भी आनुपूर्वी वाली अवस्था होती है, कभी भी इन गुण स्थानों में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। आनुपूर्वी में आते ही जीव आनुपूर्वी का उदय 4th गुण स्थान तक ही हो सकता है। ये सारे गुण स्थान पर्याप्त अवस्था के होते हैं, पर्याप्त अवस्था में आनुपूर्वी का उदय नहीं होता, आनुपूर्वी का उदय ओनली विग्रह गति में होता है।
ठीक है, इसीलिए आनुपूर्वी का उदय हमने फोर्थ गुण स्थान तक बताया है, उसमें से भी थर्ड को हटा दिया, मतलब 1 2 4। इन 3 गुण स्थानों में हम क्या बोलेंगे, आनुपूर्वी का उदय। तो कौन सी आनुपूर्वी, तो नरक आनुपूर्वी, देव आनुपूर्वी। 2 की तो हमने बात कर ली यहाँ पर। नरक आनुपूर्वी 1 और 4 में होगी, सेकंड में क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि सेकंड गुण स्थान में काल करने वाला जीव नरक गति में नहीं जाता। नरक गति में नहीं जा रहा है मतलब नरक आनुपूर्वी का उदय नहीं है, इतना समझना बस। सेकंड गुण स्थान में काल करने वाला जीव नरक गति में नहीं जाता, सासदन सम्यक्त्वी नरक गति में नहीं जाता है। तो वो अगर नरक गति में, आनुपूर्वी क्या करता है, आनुपूर्वी उस गति को डिसाइड करता है कि मतलब उसकी दिशा बताता है कि ये नरक के भव में जा रहा है तो नरक आनुपूर्वी का उदय है, देव के भव में जा रहा है तो देवानुपूर्वी का उदय है, तिर्यंश के भव में जाएगा तो तिर्यंश आनुपूर्वी का उदय बोलेंगे। ठीक है, तो आनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में हो रहा है और नरक गति शासक के नरक गति में, नरक के भव में उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होता। ठीक है, ये हुई बात 1 और 4 की। 1 to 4 क्योंकि नरक शासनन सम्यक्त्व में काल करके जीव इसमें देव गति में जाता है, जा सकता है, इसीलिए देवानुपूर्वी का उदय हो सकता है सेकंड गुण स्थान के रहते, और फोर्थ में तो रहता ही है। मतलब अगर आनुपूर्वी है, फोर्थ गुण स्थान वाला है, तो फोर्थ में आनुपूर्वी रह ही सकती है। अब इसी के साथ साथ में ये तो हो गई हमारी 3+3। ठीक है, मैं अगर आपको ये 4 बताऊं तो मैम ये 4 क्या है। हाँ, मैम नरक गति में तो सातवादन संकेत है ना? शासनन समय तो पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त में नहीं है। ध्यान आया। हम्म दीदी आपने हम्म ऐसा क्यों बोला कि विग्रह गति में सिर्फ सासदन संकेत ही होते हैं? नहीं, शायद बोलने में कुछ गड़बड़ हुई हो या फिर आपका उसको इंटरप्रेट करने में गड़बड़ हुई हो। सासदन सम्यक्त्व क्या बोला अभी आपने, विग्रह गति में सिर्फ विग्रह सासदन सम्यक्त्व, गति। ऐसा नहीं। नहीं, विग्रह गति में सिर्फ आनुपूर्वी का उदय होगा। सासदन तो पर्याप्त अपर्याप्त सभी भेदों में होते हैं, विग्रह गति में भी हो ही सकता है। क्योंकि सेकंड हाँ। विग्रह गति में कौन सा गुण स्थान होगा, जिस गुण स्थान में रहते हुए काल कर सकते हैं उसी में तो विग्रह गति होगी ना। हमने विग्रह गति वाले गुण स्थान क्या क्या देखे, कल ही हमने देखा था। विग्रह गति वाले गुण स्थान कौन कौन से हैं। पहला दूसरा और चौथा। हाँ पहला तो दूसरा चौथा। एक से पहले चार। दूसरे चौथे, पहले दूसरे चौथे में रहते हुए काल कर सकते हैं ना, यही हमारे विग्रह गति वाले गुण स्थान है। अगर यही हमारे विग्रह गति वाले गुण स्थान है तो इसी में ही आनुपूर्वी का उदय होगा, और कुछ में हो ही नहीं सकता। समझ आया। अगर 1 to 4 विग्रह गति के, मतलब 1 to 4 विग्रह गति के गुण स्थान है और विग्रह गति में ही आनुपूर्वी का उदय होता है, तो आनुपूर्वी के गुण स्थान भी 1 to 4 ही होंगे। ठीक है, अब वापस इन चीजों को मैं एक अलग तरीके से बता रही हूँ। आनुपूर्वी के 4 भेद होते हैं। देवानुपूर्वी, स्टार्टिंग से ले लेते हैं ना क्रम से। नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी। ठीक है, अब नरक आनुपूर्वी के लिए अगर हम बात करें तो अब आनुपूर्वी के गुण स्थान कौन कौन से हैं, 1 to 4। उसमें से नरक आनुपूर्वी के कौन से हो सकते हैं, 1 और 4, क्योंकि सेकंड में रहते हुए नरक गति में नहीं जाता, तो नरकानुपूर्वी के उदय में सेकंड नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। हाँ। अब तिर्यंश में क्या होंगे, तो इसमें भी 1 to 4, क्योंकि इसमें तो जा ही सकता है सासदन सम्यक दृष्टि। कौन से तिर्यंश के भेद में जाते हैं, युग्लिक के असन्नी मनुष्य, सॉरी स- असन्नी, पंचेंद्री तिर्यंश, 3 विकलेंद्री और कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग एकेंद्री। कल हमने बात देखी थी ना कि इनमें हाँ। सेकंड गुण स्थान हो ही सकता है। बाकी पंचेंद्री तिर्यंश में रहता है वो बात अलग है। बाकी विकलेंद्री एकेंद्री वगैरह की भी बात करें तो हो सकता है असन्नी जीवों में भी तिर्यंश आनुपूर्वी का उदय में सेकंड गुण स्थान रह सकता है। अब मनुष्य अनुपूर्वी, तो मनुष्य अनुपूर्वी में भी 1 to 4 हो सकते हैं। काल करके सेकंड गुण स्थान में रह के काल करके मनुष्य गति में जा ही सकता है।
देवानुपूर्वी 1 to 4 तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आपके नोट्स में अभी साथ में जो भी बना रहे हैं तो उसमें ये लिख लेना। आनुपूर्वी विग्रह गति के गुणस्थान 1 to 4 है, तो आनुपूर्वी के गुणस्थान भी 1 to 4 ही होंगे। उसमें से नरकानुपूर्वी के 1 4, तिर्यंशानुपूर्वी के 1 to 4, मनुष्यानुपूर्वी 1 to 4, देवानुपूर्वी 1 to 4, इन्हीं में इनका उदय रहता है। ठीक है, अब ये चारों अनुपूर्वी की बात कर ली, यहाँ पे हमने 2 की बात करी है, तो बाकी 2 की बात कहाँ करी कि सिर्फ 4 तक रहेंगे, वो हमने इसमें करी है। ठीक है, इसमें हमने बोला शेष 2 अनुपूर्वी। अगर आपको इसमें कोई और भी ट्रिक से याद करना है तो भी कोई बाधा नहीं है। अगर आपको मतलब और भी अच्छी ट्रिक, मैं भी सोचती हूँ इससे बेटर कोई ट्रिक मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो अभी के लिए हम इससे समझ लेते हैं। 6 है, 6 में हमने देवानुपूर्वी सॉरी नरक त्रिक और देव त्रिक की बात कर ली। 6 में नरक त्रिक देव त्रिक हो गई। 4 क्या है, तो ये 4 है, ये कौन सा गुणस्थान है, 4th गुणस्थान है, हम 4th गुणस्थान की बात कर रहे हैं, 4th तक की बात कर रहे हैं, है ना। 4th के आगे इनका उदय नहीं होगा, तो कौन सी प्रकृति है जिसका 4th तक उदय रहता है, 4 के आगे नहीं होता? अप्रत्याख्यान चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण नहीं बोलना, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान चतुष्क का जो उदय है वो 4th तक ही होता है, 1 2 3 4। फिर ये 3 क्या बचे, तो ये 3 बचे हैं दुर्भग त्रिक। ठीक है, D3 समझ लो, D3 में दर्शन त्रिक मत समझना, दुर्भग त्रिक है। दुर्भग त्रिक में क्या क्या है तो बताया है कि दुस्वर अनादि। देखो, जब हम बंध की बात कर रहे थे उसमें दुर्भग त्रिक हमने क्या ली थी, वापस से एक बार या तो पन्ने पलट लो या दिमाग में याद हो तो वो बता दो। दुस्वर अनादि। हमने क्या लिया था, दुर्भग दूसर अनादय, दूसर और अनादि, बराबर। ठीक है, ये हमने बंध के प्रकरण में लिया था, ये हमारा दुर्भग त्रिक था। उदय के प्रकरण में दुर्भग अनादे और अजश कीर्ति। दुर्भग अनादे, आप लोग बड़े होशियार है, मुझे मौका ही नहीं देते बोलने का पहले ही मुझे आंसर्स मिल जाते हैं, अच्छी बात है। दुर्भग अनादे अयश कीर्ति, ये हम उदय के प्रकरण में लेते हैं। तो इसको उदय के प्रकरण में लेना चेंज कर दिया हमने। अच्छा, रीजन बताइए, अब आपकी होशियारी पता चलेगी। देखो, रीजन आपको शायद पता भी होगा, क्योंकि वो दूसवर है ना, वो पुद्गल विपाकनी, वो 13वें गुण स्थान तक चलेगी। वाओ, ऐसा लग रहा है क्लास में सॉरी, हाँ इनसे भाव नहीं है कि मुझे क्लास छोड़ देनी चाहिए या आप लोग बढ़ा दीजिए, ऐसे कोई भाव नहीं है, बस मजाक में कह रही हूँ। देखिए, जो असल में जो एकदम न्यू स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप सडनली आंसर दे देते हैं तो। क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप उनको मतलब एकदम हैवी ना लगे कोई भी चीज। ठीक है, तो हमारा पहले से किया हुआ है, वेल एंड गुड, लेकिन हम एकदम से आंसर पे सीधे जाके उस पॉइंट पे स्विच हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेशर्स के लिए। देखो क्या रीजन है, हम निकालते हैं कोई भी चीज को ना, निकालना। यहाँ पर क्या था, दुर्भग मैच कर रहा है, दुर्भग और दुर्भग सेम है, अनादे अनादे सेम है। यहाँ आ गया दुस्वर और यहाँ आया अयश कीर्ति, तो यहाँ हमने अयश कीर्ति भी लेके इसको दुर्भग चौक क्यों नहीं बोल दिया, दुर्भग चतुष्क क्यों नहीं बोल दिया? यहाँ पे भी हम अयश कीर्ति ऐड कर सकते थे, पर ये जो दुर्भग त्रिक जिसका बंध हम सेकंड गुण स्थान तक ही बता रहे हैं, वो दुर्भग त्रिक में अगर हम अयश कीर्ति डाल देते, अयश कीर्ति का कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्या मान रहे हैं हम कि देव प्रायोग्य के साथ में भी इसका बंध स्थान तक हो सकता है। तो अयश कीर्ति का बंध अगर 6th तक हो सकता है तो हम उसको यहाँ पर सेकंड के ग्रुप में नहीं हटा सकते कि सेकंड तक हो गया हटा दो। ठीक है, इसीलिए हमने अयश कीर्ति को इसमें बंध के प्रकरण में नहीं लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हमने इसमें क्यों लिया, इसमें क्यों नहीं लिया। तो अब हम बात कर रहे हैं उदय। उदय के प्रकरण में दुस्वर नामकर्म का जो उदय होता है, दुस्वर नामकर्म का बंध तो मतलब दुस्वर नामकर्म ऑफ कोर्स पाप प्रकृति है और बैड है, एक तरह की बैड अध्यवसाय में ही उसका बंध करेगा जीव,
तो दुस्वर नामकरण का बंध तो लो लेवल के गुणस्थान में रहता है, पर इसका उदय यहाँ पर हमने क्यों नहीं इसको हटाया सेकंड में? सेकंड में नहीं हटाया मतलब ऊपर भी हो रहा है, ऊपर हो रहा है मतलब सम्यक्त्व के गुणस्थानों में दुस्वर का उदय बताया है। तो सम्यक्त्व के गुणस्थानों में अगर दुस्वर का उदय बताया है, इससे हमको क्या समझना, क्या अनुप्रेक्षा करना? यही कि दुस्वर नामकरण का उदय किसी जीव के है तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको सम्यक्त्व मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। दुस्वर नामकरण का उदय, कोई जीव ऐसा है जिसके स्वर में मधुरता नहीं है, कर्कशता है, तो हो सकता है ना वो सम्यक्त्वी हो, क्या बात है? तो उदय तो ऊपर के गुणस्थानों में हो ही सकता है। तो ऊपर के गुणस्थानों में अगर दुस्वर है, सम्यक्त्वी है वो जीव, सम्यक्त्वी के साथ साथ और आगे पढ़ोगे वो व्रत पचखांड स्वीकार, वो संयम भी स्वीकार कर सकता है, वो अप्रमत्त अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है दुस्वर नामकरण के उदय के साथ। मतलब कितनी अनुप्रेक्षा वाली बात है। और तो और वो श्रेणी का आरोहण भी कर सकता है। किसी के वचनों में कर्कशता है, दैट डजंट मीन कि उसको श्रेणी चढ़ना अलाउड नहीं है। उससे भी आगे बात करें तो वो उपशम तो उपशम शपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। शपक श्रेणी क्या मतलब? दुस्वर नामकरण के उदय के साथ साथ में जीव कर्मों का क्षय, मोहनी कर्म का टोटल क्षय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, सबका टोटल क्षय भी कर सकता है। तो वचनों में कर्कशता होना ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका अशुभ अध्यवसाय में ही आपका उदय रहे। अशुभ अध्यवसाय नहीं बोलेंगे, शुभ भी रहते हैं अध्यवसाय फर्स्ट सेकंड वगैरह में, लेकिन लो लेवल के अध्यवसायों में। ठीक है। और ऐसे करते करते ऊपर 13th केवली भगवान के भी दुस्वर नामकरण का उदय हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। हम 13th गुणस्थान तक दुस्वर का उदय मानते हैं। ठीक है। तो ये हुआ दुस्वर का उदय इसमें नहीं लेने का रीजन। अयश कीर्ति का बंध सेकंड में क्यों नहीं रोका और दुस्वर का उदय सेकंड में क्यों नहीं रोका, दोनों के रीजन हमको पता चल गए। इसीलिए बंध के प्रकरण में दुर्भग दुस्वर अनाद्य का जो कॉम्बिनेशन है उसको दुर्भग त्रिक बोला। उदय के प्रकरण में दुर्भग अनाद्य और अयश कीर्ति जो है उसको दुर्भग त्रिक का वो बोला, कॉम्बिनेशन बोला है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दुर्भग त्रिक है उसमें हम लेंगे दुर्भग, अनाद्य, अयश कीर्ति। ठीक है। तो इसमें ये जो 3 प्रकृतियां हुई वो इस प्रकार हो गई। अब टोटल कितनी प्रकृति हो गई हमारी? कितनी प्रकृति हो गई? 30 हो गई। 4 3 2, 6 4 दो में 3 क्या 2 लिए? 15 हो गई। 6 दो और में क्या 4 लिए? 10। 2 में शेष 2 अनुपूर्वी। देखो यहाँ 3, यहाँ पे हमने 4 ही अनुपूर्वी ली थी। हाँ 4 अनुपूर्वी में से ये 4 अनुपूर्वी के सिर्फ हमने गुणस्थान बताए थे। इन 4 अनुपूर्वी में से जो यहाँ पे हमारा 6 4 3 2 है उसमें से 6 वाला जो है उसका 3+3 में एक तो नरक अनुपूर्वी है, ये हमने नरक त्रिक ली है, ये देव त्रिक ली है। बराबर। त्रिक में हमारी गति आई है, आयु आई है और अनुपूर्वी आई है। तो यही अनुपूर्वी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली, ये हम 6 में काउंट कर चुके हैं। ठीक है। शेष 2 अनुपूर्वी हमारी अभी रिमेनिंग है। तो ये 2 अनुपूर्वी की काउंटिंग हमने यहाँ पर करी है। और आप चाहो तो इसको वापस से कोई और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो सकता है आप ऐसे ले लो इसको। ये जो है ना 632 वाला, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अनंतानुबंधी चतुष्क, अनुपूर्वी चतुष्क। ठीक है। उस 3 हो गई दुर्भग त्रिक और फिर हो गई 2 2। ठीक है। 4 4 3 2 2 अगर ऐसे रखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान चतुष्क, ये हो गया अनुपूर्वी चतुष्क। 3 तो हमारी दुर्भग त्रिक है। उसके बाद फिर ये 2 2 क्या बची? ये 2 तो बची हमारी नरक द्विक और ये 2 बची देव द्विक। अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। एन ना लिख के इसको अनुपूर्वी लिख लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। अप्रत्याख्यान नरक। चतुष्क, अनुपूर्वी चतुष्क, दुर्भग त्रिक, हाँ दुर्भग त्रिक, नरक हाँ द्विक, देव द्विक। नरक द्विक देव द्विक में क्या होगा? गति और आयु, गति और आयु। ठीक है। पर इसको हम द्विक करके नहीं लिख सकते
क्योंकि नरक द्विक में क्या अंडरस्टूड होता है जनरली, जब हम एब्रीविएशन डालते हैं नरक द्विक तो हम समझते हैं नरक गति और नरकानुपूर्वी की बात है, और आयुषी को अलग लेते हैं। और त्रिक में हम बोलते हैं नरक गति, नरकानुपूर्वी प्लस आयु भी ऐड कर दी। तो इसीलिए ये जो नरक द्विक, देव द्विक आप बोल रहे हो, ये सिर्फ अपने कोड वर्ड्स में रखना, एक्चुअल में लिख के मत आना। आपको खुली करके प्रकृति लिखनी पड़ेगी, नरक आयु देव आयु, नरक गति देव गति। ठीक है। प्रत्याख्यान चतुष्क, नरक आयु देव आयु, नरक गति देव गति। फिर इसके बाद फिर आनुपूर्वी चारों लिए हैं हमने। नरक आनुपूर्वी के लिए पहला चौथा, तिर्यंच आनुपूर्वी, मनुष्य आनुपूर्वी, देव आनुपूर्वी के लिए पहला दूसरा चौथा। फिर दुर्भग त्रिक, दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति। तो ये कुल 15 प्रकृतियां हो गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? क्या स्पॉटलाइट नहीं है क्या? मैम ठीक है, ये हो गई हमारी 15 प्रकृतियां जो चौथे तक बनती हैं, जिसमें से हमारी बाकी सारी जो प्रकृतियां हैं वो 1 से 4 वाली है। सिर्फ आनुपूर्वी में हमने देखा थर्ड गुण स्थान नहीं होता। ठीक है, प्रकृति कौन कौन सी है? अब यहाँ पे ध्यान रखना, नरक और देवगति के नहीं, बंधती नहीं, सॉरी, उदय में आती हैं जो प्रकृतियां 5th तक ही उदय में आती हैं, ऐसी प्रकृतियां अब हमको देखना है। प्रकृतियां कौन कौन सी होंगी? तो बता रहे हैं कि हाँ देखो, 5th में, अब देखना 5th में उदय आने की बात कर रहे हैं, तो 5th में जीव कौन कौन से हैं? 5th में तिर्यंच गति के जीव होते हैं, मनुष्य गति के जीव होते हैं। ठीक है, अब तिर्यंच गति और मनुष्य गति, इसके पहले हमारी देव गति और नरक गति वाले जो भी जीव थे वो सब 4th तक ही रहते हैं, तो उनके उदय मतलब 4th गुण स्थान तक जो भी उदय में आ रही थी प्रकृतियां वो उनसे रिलेटेड थी। ऐसी प्रकृति जो इनसे रिलेटेड नहीं थी, मतलब इनसे कोई संबंध नहीं है, जैसे वैक्रिय की बात करें तो वैक्रिय तो तिर्यंच और मनुष्य भी वैक्रिय शरीर बना सकता है, उनके उदय आ ही सकता है। हमने वो सब चीजें हमने नहीं हटाई। ठीक है, वो सब अभी भी उदय में है। 5th गुण स्थान में तिर्यंच जीव है, मनुष्य है। अब ऐसा 5th के आगे क्या होगा? 6th। तो जो 5th तक बंध रही हैं, जो 6th से आगे नहीं बंधेंगी, वो कौन सी प्रकृति होंगी? जो सिर्फ तिर्यंच में उदय में आने योग्य हैं। जो मनुष्य में उदय आ सकती हैं वो आगे भी गुण स्थानों में उदय रहेगा उनका। ठीक है, तो देखो ये जो तिर्यंच है ना, तिर्यंच में सबसे पहली बात तो हम 5th और 6th की जो बात है तो 5th तक प्रत्याख्यानावरण चतुष्क को डाल देते हैं। सबसे पहला स्टेप इजीएस्ट है, कषाय को हटा दो। 5th गुण स्थान में P4 को हटा दिया हमने। उसके बाद फिर हमारी क्या बात आई है? उसके बाद हमारी बात आई है तिर्यंच रिलेटेड। तो तिर्यंच रिलेटेड मतलब, अब तिर्यंच रिलेटेड क्या? तो देखो, एकेंद्री होता है तिर्यंच रिलेटेड, वो हमने हटा दिया क्या? हाँ, कब हटाया है? सेकेंडरी पहले में हटाया ना अपन। सेकेंड गुण स्थान में मैंने खोला नहीं था ना, जाति चतुष्क में मैंने ना सेकेंड गुण स्थान में, सॉरी, प्रकृति नहीं खोली थी, SAJ था ना, SAM और SAJ। तो SAM में हमने क्या देखा था? ये फर्स्ट में तो था सूक्ष्म त्रिक, आतप और मिथ्यात्वेदनी, और SAJ में था स्थावर, अनंतानुबंधी चतुष्क और जाति चतुष्क। तो ये जाति चतुष्क में हमारे एकेंद्री विकलेंद्री सब आ गए। तो एकेंद्री विकलेंद्री का उदय सेकेंड गुण स्थान तक ही हमने बोला था, इसीलिए तिर्यंच रिलेटेड एकेंद्री वगैरह तो हमने हटा दी। ठीक है, पंचेंद्री जाति तो तिर्यंच में भी होती है, मनुष्य में भी होती है, मनुष्य में रिक्वायरमेंट है, अभी नहीं हटाएंगे। गति, तिर्यंच गति हटा सकते हैं। आनुपूर्वी हटाएंगे क्या यहाँ पर? उदय नहीं है, तिर्यंच आनुपूर्वी तो पहले हटा दी थी पहले ही 4th में ही हटा दिया ना, मतलब 4th तक ही उसका उदय रहता है, 5th में नहीं रहता। फिर तिर्यंच आयु हटा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके आगे तिर्यंच आयु का उदय ही नहीं होगा, तिर्यंच का जीव ही नहीं होता उससे आगे, तो तिर्यंच आयु का उदय किसमें होगा? मनुष्य में तिर्यंच आयु का उदय हो सकता है क्या? नहीं, मनुष्य आयु का होगा।
ठीक है, तो तिर्यंच गति तिर्यंच आयु। उसके बाद फिर ऐसे और भी प्रकृतियां हैं जो तिर्यंच में उदय में आती हैं, लेकिन वो प्रकृतियां, अब देखो हमने बंध के प्रकरण में एक क्या बोला था, तिर्यंच प्रायोग्य उद्योत नाम कर्म बोला था, एक आतप हाँ। बोला था, आतप को हमने फर्स्ट गुण स्थान में हटा दिया है, ये रहा आतप नाम कर्म, तो आतप का हमने फर्स्ट में हटा दिया, चलो इसकी बात नहीं करते हैं। उद्योत को तो हम यहाँ पर हटा सकते थे ना, क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि जब भी उद्योत का बंध होता है, सुनना, बंध होता है तो वो तिर्यंच प्रायोग्य प्रकृतियों में काउंट किया जाता है, कि तिर्यंच रिलेटेड अगर बंध कर रहे हैं, तिर्यंच के रिलेटेड बंध कर रहे हैं, मतलब क्या, कि तिर्यंच रिलेटेड प्रकृतियां बांधने योग्य अध्यवसाय जब जीव के होते हैं, उस समय पर जीव उद्योत का बंध करता है, ना तो नरक रिलेटेड, ना मनुष्य रिलेटेड, ना देव रिलेटेड, इनके रिलेटेड अगर जीव के अध्यवसाय हैं तो उद्योत का बंध नहीं करता, तिर्यंच रिलेटेड हो तो ही उद्योत का बंध करता है। पर जब बात उदय की आती है, स्टॉक में उद्योत नाम कर्म है, क्योंकि वो तिर्यंच प्रायोगिक के साथ बांध लिया था, स्टॉक में उद्योत नाम कर्म है, उसका उदय देवताओं को भी हो सकता है, मनुष्य के भी हो सकता है। तो आप पूछोगे कैसे, देवता में उद्योत का डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, कि जो पुद्गल है उनका परिणमन किस रूप में करता है, वो शीत पुद्गल, शीत प्रकाश देने वाले, ऐसे देखा था ना हमने, ठंडा प्रकाश रहता है, आतप में उष्ण प्रकाश वाले होते हैं, तो ये शीत प्रकाश वाला है। तो प्रकाशमान, जब भी इनका शरीर, देवताओं का शरीर प्रकाशमान है, उद्योत नामकर्म का उदय रहता है, हो सकता है। मनुष्य में साधु है, मान लो कोई साधु है, उन साधु में उद्योत नामकर्म का उदय हो सकता है, ठीक है। इसीलिए देवता और मनुष्य में, मतलब उनके शरीर में ऐसा ठंडा प्रकाश, उनके शरीर से प्रकाश निकलता हुआ दिख सकता है, उनके उद्योत नामकर्म का उदय रह सकता है। इसीलिए उद्योत नामकर्म का उदय, देवता रिलेटेड तो फोर्थ गुण स्थान खत्म हो गया है, जो वहां तक उदय हो, पर मनुष्य रिलेटेड भी साधु में भी होता है, मतलब साधु का तो छठा सातवां गुण स्थान है, तो छठे सातवें गुण स्थान में भी हम क्या बोल सकते हैं, उद्योत का उदय है, इसीलिए हम फिफ्थ में उसको हटाते नहीं है। वैसे शरीर की अपेक्षा लेंगे या खाली उनके औदारिक शरीर के पुद्गलों को की शीत है? क्या, अनुष्य जी, हाँ, ये इनके वैसे शरीर बनाते हैं उनमें उद्योत नाम का उदय रहेगा, नहीं या जो उनका औदारिक नहीं, शरीर है देखो उसमें? किसकी, आप देवता की पूछ रहे हो, मनुष्य के पूछ रहे हो? नहीं, मनुष्य में जो साधु का आप बता रहे हैं ना, हाँ तो हाँ, देखो जो देवता का मैंने बताया ना, देवता जो हाँ है ना, देवता में उनके वैक्रिय, वैक्रिय मतलब कौन सा वैक्रिय, हाँ उत्तर वैक्रिय, जब वो हाँ उत्तर वैक्रिय बनाते हैं ना, उसमें हाँ, इसका उद्योत का उदय हो सकता है। और जो अच्छा मनुष्य है, मनुष्य के वैक्रिय शरीर में नहीं बोला जाता है, मतलब मनुष्य के वैक्रिय शरीर मतलब क्या, कि मनुष्य में अगर फिफ्थ गुण स्थान वाला, फोर्थ गुण स्थान वाला अगर वैक्री शरीर बनाए तो उसके उदय हाँ, नहीं हो, पर अच्छा वही मन अगर साधु है, ठीक है, वो साधु सिक्स्थ गुण स्थान वाला साधु है, सेवंथ एट्थ वाला साधु हो सकता है क्या, अब मैं पहले एक लाइन बोलती हूँ फिर बताना, जो साधु है वो साधु या तो वैक्री शरीर बना रहा है या फिर आहारक शरीर बना रहा है, तो दोनों हाँ में उदय हो सकता है। मतलब मनुष्य में सिर्फ साधु में ही वैक्री या आहारक कोई भी शरीर में, औदारिक शरीर में उनका नहीं रहता उद्योत, उद्योत का हाँ उदय, उनके हाँ, औदारिक वैक्री में नहीं होता ना। में ही, हाँ हाँ, औदारिक में नहीं होता, वैक्री या आहारक में ही उनके उद्योत का उदय संभव है। और और चौथे जो पांचवें मनुष्य है, हाँ हाँ साधारण मनुष्य है, वो देखो आहारक शरीर तो सिर्फ मुनिराज ही बनाते हैं, हाँ 14 मुनिराज, तो वो तो आहारक शरीर बना नहीं सकता, पर फोर्थ फिफ्थ गुण स्थान वाला मनुष्य वैक्रिय शरीर तो बना सकता है अगर उसके पास लब्धि हो तो, लेकिन वैक्रिय हाँ शरीर में भी उद्योत का उदय नहीं होता, क्योंकि वो संयत नहीं है, साधु नहीं है। फिर अब मुझे हाँ एक बात बताओ, सिक्स्थ की ही बात क्यों करी, सेवंथ एट्थ में वैक्रिय और आहारक का उदय हो सकता है क्या, या वैक्रिय आहारक शरीर बना सकता है क्या, तो ये जो होता है, ये सेवंथ एट्थ वगैरह, ये अप्रमत्त, अप्रमत्त गुण स्थान है। और अप्रमत्त अवस्था, सुनना ध्यान से क्योंकि आगे ये पॉइंट आएगा, अप्रमत्त अवस्था में कोई भी जीव ऐसी कोई लब्धि नहीं फोड़ता,
चाहे उसके पास कोई भी लब्धि हो। अगर वो जीव लब्धि फोड़ रहा है मतलब समझना कि वो 6th गुण स्थान में ही लब्धि फोड़ेगा। ठीक है, अप्रमत्त अवस्था में ये सब चंचलता नहीं आती कि मैं हारक शरीर बनाऊं, वैक्री शरीर बनाऊं। ये प्रमत्त अवस्था के ही परिणाम है। तो 6th गुण स्थान वाले जो साधु होते हैं, 6th वाले ही एक अकेले साधु बचे, सॉरी प्रमत्त साधु ओनली एक ही गुण स्थान बचा। तो वैक्री और आहारक का 6th गुण स्थान में वो उस शरीर का निर्माण करते हैं, तो उनमें उद्योत का उदय रहता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे। अब फिर एक बात हो सकती है कि इसमें उनने वैक्री और आहारक क्या करा। चलो मैं उद्योत का ही कंप्लीट कर देती हूँ, अब उद्योत की बात आई है तो। उद्योत नाम कर्म का, उद्योत नाम कर्म तिर्यंश वगैरह की तो हमने हटाई दिया। वैक्री देवता के उत्तर वैक्री में रहता है, तो देवता के उत्तर वैक्री में हमने क्या बोला, 1 से 4 गुण स्थान बोल दिए। ठीक है, 1 से 4 गुण स्थान हो गए। उसके बाद फिर तिर्यंश में तो रहता ही, तिर्यंश में उदय रहता है, ऐसी बात नहीं है कि उदय नहीं रहता तिर्यंश के जीवों में। तिर्यंश जीवों में भी रहता ही है, पर उनके उनके कौन से होंगे, 1 से 5 गुण स्थान होंगे। ठीक है, देवता के 1 से 4 है। देवता अपने उत्तर वैक्री शरीर में उद्योत का उदय हो सकता है, तो देवता में 1 से 4 गुण स्थान है। चौथे पांचवे या फिर पहले वाले ही क्यों ना हो, चौथे भी पांचवे भी क्यों बोलूं मैं, 1 से 5 वाला कोई भी मनुष्य है, 1 से 5 गुण स्थान वाला कोई भी मनुष्य है, वो अगर वैक्री शरीर बना रहा है, देखो मनुष्य में औदारिक में तो रहेगा ही नहीं, ये बात ध्यान में बिठा लेना। मनुष्य के औदारिक शरीर में नहीं होगा, वैक्री में संभव है। वैक्री में भी 1 से 5 वाला मनुष्य है, तो वैक्री वैक्री शरीर में भी उद्योत का उदय नहीं होगा। संयत है, 6th गुण स्थान में वैक्री और आहारक का जब वो वैक्री शरीर आहारक शरीर बनाते हैं तो उद्योत का उदय संभव है। तिर्यंश गति 1 से 5 वाले ही होते हैं, तो 1 से 5 तक में उदय संभव है उद्योत का। फिर एक और बात आती है कि 7th 8th हमने कहा अप्रमत्त अवस्था। अप्रमत्त अवस्था में वैक्री शरीर और आहारक शरीर का निर्माण नहीं करते। ध्यान से सुनना, 8th को भी बात में, 8th तो श्रेणी के गुणस्थान आ गए, वो बहुत आगे की बात है, उसमें तो होगा ही नहीं। 7th से ही समझ लेते हैं, 7th में ही नहीं है तो 8th वगैरह में होंगे ही नहीं। 7th अप्रमत्त अवस्था है। अप्रमत्त अवस्था में वैक्री शरीर आहारक शरीर का निर्माण नहीं करते। पर मैं आपको एक केस स्टडी देती हूँ। ये जीव का औदारिक शरीर था, ठीक है। इस औदारिक शरीर के बाद जीव ने 6th गुण स्थान में था, वो उसने अपनी वैक्री या आहारक की लब्धि फोड़ी, और वो इस अवस्था में उसके वैक्री या आहारक शरीर का उसका निर्माण हो गया है। ठीक है, ये उसके वैक्री और आहार मतलब ड्यूरेशन है कि इतने टाइम तक वो वैक्री और आहारक शरीर में, वैक्री या फिर आहारक में उसको रहना है, मतलब रहेगा वो ऐसा। 6th गुण स्थान में उसने बनाया, क्योंकि 6th में ही बना सकता है, जब उसने बनाया तब वो 6th में ही था, और एंडिंग होने के पहले पहले हो सकता है इस बीच उसके परिणाम विशुद्ध हो जाए और वो प्रमत्त अवस्था को छोड़कर अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त हो जाए। अप्रमत्त अवस्था मतलब 7th गुण स्थान में जा सकता है। तो वैक्री और आहारक का उदय 7th गुण स्थान में हो सकता है। ठीक है, 7th गुण स्थान में अगर वैक्री आहारक का उदय हो रहा है तो फिर वो किस वजह से हुआ कि उनने जब बनाया तब तो उनके 6th गुण स्थान ही था, पर उसी निर्माण करने के बाद उनके भावों में, अध्यवसायों में विशुद्धि हुई, जिसके कारण से वो 7वां गुण स्थान को प्राप्त किए। और हो सकता है कि वो 7वां यहाँ पे कर रहे हैं जब तक वो 7th में ही हो, या फिर हो भी सकता है कि वो उनका 7th वापस यहीं पे खत्म हो गया हो, तब तक वो अपने वापस उसी में थे और फिर 6th में आ गए, फिर उसके बाद फिर वो औदारिक में आए। वो आगे की बात है। हमारा मकसद इतना ही है समझने का कि 7th गुण स्थान में भी क्या हो सकता है जीव के, ये वैक्री और आहारक शरीर बनाया हुआ 7th गुण स्थान में भी आ सकता है। उस समय अगर उसके उदय होगा उद्योत का, तो उद्योत का उदय 1 से 7 गुण स्थान तक संभव है। ठीक है, 1 से 7 में उद्योत का उदय संभव है। अभी इसको इतना ही रखते हैं, ये मैं रब नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम 7 वाले तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तिर्यंश गति तिर्यंश आयु, और इसी के साथ में एक होता है नीच गोत्र, मैम क्योंकि तिर्यंश
आपने हाँ कहा था कि बोलिए। तीन में 1 से 5 गुणस्थान उद्योत नामकरण का उदय होता है, हाँ तो फिर तो एक, मनुष्य में 1 से 5 गुणस्थान अगर वक्रीय बना रहा है 1 से 5 वाला, तो उसमें क्यों नहीं हाँ हो रहा है? फिर वो भी तो मनुष्य ही है ना, मतलब तीनों गति का हाँ श्रावक ही है वो भी। देखो यहाँ पे सिर्फ वैक्री की बात नहीं है, यहाँ पर वैक्री रिलेटेड बात नहीं है, इनके औदारिक में भी संभव है, इसको ऐसे लिख भी लेना, औदारिक में भी संभव है, मनुष्य के औदारिक में संभव नहीं है, तिर्यंश के संभव है। देखो तिर्यंश का बेसिकली सबसे, ये तो इनको तो लब्धि से मिला है, इसको उत्तर वैक्री मतलब इनका तो भाव स्वभाव से ये सकते हैं, उत्तर वैक्री की लब्धि उनको मिलती है, तो ये उत्तर वैक्री करेंगे तो उद्योत का उदय आएगा, ये अपना जो लब्धि है उसको यूज कर रहे हैं तो उनका उद्योत का उदय आ रहा है। पर तिर्यंश में शरीर ही उनका ऐसा रहता है, जुगनू का एग्जाम्पल है ना, क्या जुगनू वैक्री शरीर बना रहा है? जुगनू का तो नॉर्मल शरीर है, उसका औदारिक शरीर है, उसमें उद्योत का उदय है, वो ठंडा प्रकाश देता है, उसके शरीर से हमेशा चमक उठती हुई दिखाई देती है। तो मतलब क्या कि वो पहले गुण स्थान में हो, दूसरे तीसरे चौथे, हो सकता है वो जुगनू व्रतधारी श्रावक हो, तो बिल्कुल उनके औदारिक शरीर में भी बेसिकली यही बात है, मोटी मोटी रूप से देखें कि उद्योग तिर्यंश रिलेटेड ही होती है, भव स्वभाव से लेकिन कह मनुष्य सकते हैं, में भी तिर्यंश में भव क्या, स्वभाव से है। तिर्यंश में भव स्वभाव से है, पर वो भी हर तिर्यंश जीव को नहीं होता, हाँ हाँ भव हाँ, वो स्वभाव से तो। जिनको है उनको हम्म, भव स्वभाव से है, कोई विशेष हम्म, लब्धि नहीं चाहिए। अब जैसे वो वैक्री शरीर बनाए तो वैक्री शरीर तो उनको लब्धि से बनाना पड़ेगा ना, पर उनमें तिर्यंश गति मतलब तिर्यंश गति के जो जीव हैं उनमें भव स्वभाव से रहता है, जिनका उदय है उनको भव स्वभाव से, सबका नहीं रहता। हम्म और ऐसा मतलब ठीक है, जुगनू का तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे कोई भी जीव हो जिनमें पहले से वो मतलब जो भी रीजन से डिसाइडेड हो कि उद्योत का उदय होगा, तो उनमें भव स्वभाव से होगा, उसको उद्योत के उदय के लिए कोई विशेष लब्धि नहीं चाहिए। पर अगर देवता और सॉरी हाँ देवता और मनुष्य की बात करें तो उनको भव स्वभाव से नहीं मिलता है, बस बात इतनी है, ठीक है। तो उद्योग को अभी मैं रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके आगे और बताना है। ये कंप्लीट हो गया, तिर्यंश गति, तिर्यंश आयु, नीच गोत्र, ये तीन प्रकृति ऐसी हैं, तीन प्रकृति प्लस प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, तो 3 और 4 7, 7 प्रकृति ऐसी हैं जिनमें क्या है, जो सिर्फ 5th गुण स्थान तक बंधती हैं, ठीक है। इसको ना अगर आपको याद रखना है तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, 5th गुण स्थान है, 5th गुण स्थान में एक मोहनी कर्म की प्रकृति है, एक आयुष्य का, एक नहीं मतलब एक सेक्शन मोहनी कर्म का, 4 प्रकृति है प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क, मोहनी कर्म, एक आयुष्य कर्म है तिर्यंश आयु, फिर एक नाम कर्म है तिर्यंश गति, ये तिर्यंश आयु है, एक नाम कर्म है तिर्यंश गति, और एक गोत्र कर्म है नीच गोत्र, ठीक है। तो मांग ये वर्ड आप कर सकते हो, मांग को कैसे याद रखोगे कि ये 5th गुण स्थान वाला ही है, 5th गुण स्थान वाला जो श्रावक होता है वो संयम के लिए मांग करता है, मतलब एक उच्च श्रावक जो होगा वो यही चाहेगा कि मुझे संयम मिले, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। एक मोहनी कर्म की प्रकृति है 4, एक आयुष्य कर्म की, एक नाम कर्म की, एक गोत्र कर्म की, ठीक है। तो ये हो गई प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, तिर्यंश आयु, तिर्यंश गति, नीच गोत्र, 4 5 6 7, 7 प्रकृति है, 5th गुण स्थान तक ही बंधती है, 1 से 5 वाली, ठीक है। अभी मैं ये ऊपर का रब करके 6th यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर उद्योत वाला देख लेंगे। अब हम देखते हैं 6th गुण स्थान तक बंधने वाली, जो 7th में, जिनका 6th तक उदय रहेगा 7th में उदय नहीं रहेगा। तो देखो जब भी हम क्या बात कर रहे हैं, 6th और ये है 7th, है ना, 6th वाला जीव 6th के प्रमत्त परिणामों से अप्रमत्त परिणामों में गया, तो चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कितनी ही प्रकृतियों का उसका उदय चल रहा हो 6th में,
वो सभी की सभी प्रकृतियों के उदय के समय पर वो क्या कर सकता है, अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। एक्सेप्ट कौन सी प्रकृति ऐसी है कि जो प्रमत्त अवस्था से अगर जीव अप्रमत्त अवस्था को जा रहा है, तो कौन सी ऐसी प्रकृति है जिनके उदय में ये पॉसिबल नहीं होता, तो वो है सबसे डेंजरस वाली स्त्यानर्धी त्रिक। स्त्यानर्धी के बारे में हमने सुना था कि जो आत्मा है जड़ तुल्य हो जाती है। तो आत्मा जड़ तुल्य हो रही है, ये तो हम एक बात कहते ही हैं। प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त अवस्था के लिए जीव को मतलब इस समय पर उसके इतने डीप स्त्यानर्धी, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, ये तीन प्रकृतियों का अगर उदय है, डीप नींद का उदय है, तो प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त अवस्था में नहीं जा सकता। यहाँ पे हमने पूरा निद्रा पंचक क्यों नहीं हटाया? ये अनुप्रेक्षा का विषय है। हम चाहते तो किसी भी निद्रा में ऐसा संभव नहीं है कि प्रमत्त से अप्रमत्त में चला जाए, ऐसा बोल देते, पर नहीं। जब प्रगाढ़ निद्रा होती है, प्रगाढ़ नींद में जीव है, स्त्यानर्धी में, प्रचला प्रचला में, निद्रा निद्रा में, ऐसी अवस्था में प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्तता की ओर नहीं जा सकते। लेकिन निद्रा द्विक का उदय 6th में भी है, 7th में भी है। तो मतलब क्या समझना कि नींद, निद्रा और प्रचला, ये 2 लेवल की जब नींद है, उस समय पर भी नींद में मतलब सोता हुआ, निद्रा का उदय होता हुआ जीव भी अप्रमत्त अवस्था से प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और आप आगे और देखोगे तो निद्रा द्विक का उदय विच्छेद कब होगा? 8th गुण स्थान, मतलब 8th नहीं सॉरी 8th 11वां नहीं सॉरी वो आगे तक है। मतलब ये बताना चाह रही हूँ मैं कि ये जो निद्रा है, निद्रा में प्रमत्त से अप्रमत्त अवस्था की ओर जा सकते हैं। प्लस इसके साथ ये भी पता चल रहा है कि श्रेणी का आरोहण भी, मतलब जीव सोते सोते भी श्रेणी का आरोहण कर सकता है, उपशमक श्रेणी। ठीक है, निद्रा द्विक का उदय 11th गुण स्थान, याद आया, 11th गुण स्थान तक रहता है। ठीक है, तो 11th तक रह रहा है, मतलब निद्रा द्विक, नींद में उसने उपशमक श्रेणी का आरोहण कर लिया और 11th में वापस से 11th से नीचे भी आ गया। वो नींद में ही था, नींद में ही उपशमक श्रेणी का आरोहण कर लिया, 8 9 10 चला गया, निद्रा द्विक का उदय रहते हुए भी। ठीक है, तो प्रमत्त से अप्रमत्त में आना तो कोई मतलब इसकी श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा तो छोटी ही बात है। प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त अवस्था में आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है? निद्रा द्विक के उदय में। स्त्यानर्धी त्रिक के उदय में ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्त्यानर्धी का त्रिक है, प्रमत्त अवस्था है, तो वो 6th में ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम स्त्यानर्धी त्रिक का जो उदय है वो सिर्फ 6th गुण स्थान तक ही बताते हैं, 1 से 6 तक। ठीक है, ये 3 प्रकृतियां हो गई। अब उसके बाद फिर 7th रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो 7th रिलेटेड एक तो हमने देख ही लिया कि 7th तक उदय में आने वाली प्रकृति कौन सी थी? वो प्रकृति थी उद्योत। उद्योत। ठीक है, उद्योत का हमने देखा कि 6th से 7th में आ रहा है, उस समय उसका उद्योत का उदय संभव है। किसका? मनुष्य का, क्योंकि हम 6th से 7th की बात करेंगे ना, अब हम जस्ट नेक्स्ट की ही बात कर लेते हैं। देवता का तो 1 से 4 है, तिर्यंश का 1 से 5 है, उसमें तो हमने बता ही दिया। अब हम बता रहे हैं कि कहाँ पे है। तो ये जो मनुष्य है, वो मनुष्य 1 से 5 वाला तो हटा ही देते हैं, इनमें तो उदय। 6th और 7th हमने बताया कि 6th 7th में संयत है, वो ये भी हटा देती हूँ मैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इतने में बात करते हैं। ठीक है, औदारिक शरीर था 6th गुण स्थान में ही, और उसके बाद क्या हुआ? वो अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त हो गया, तो 7th में चला गया। ठीक है, ये बात हुई। अब ये बात कैसे हुई? उद्योत का उदय कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज उसके वैक्रिय या आहारक का उदय था। वैक्रिय और आहारक का उदय भी 7th गुण स्थान में संभव है। ठीक है, अभी हमने वैक्रिय और आहारक के, औदारिक का हमने विच्छेद कर, नहीं औदारिक का कैसे विच्छेद करेंगे, वो तो 14 तक ही रहेगा ना। तो ये अब सबसे पहले हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो हमने वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर जो है, ये देवता को भी मिटा दूं क्या? देवता और तिर्यंश का भी हाँ मिटा दीजिए। कंफ्यूजन जितना क्लियर होगा ना, उतना कम ही कंफ्यूजन रहेगी। बोर्ड को क्लियर ही रखते हैं।
ठीक है, ये हुआ। अब हम सिर्फ मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य के औदारिक में नहीं होता, ऐसा हमने कहा था। मनुष्य के औदारिक शरीर में उद्योत का उदय नहीं होता, तो किस में होता है? तो उसके वैक्री और आहारक में होता है। सिक्स्थ वाला सेवंथ में जाए तो सिक्स्थ और सेवंथ दोनों में उसके उद्योत का उदय संभव है। ठीक है, अब वैक्री और आहारक अगर सिक्स्थ और सेवंथ में जा सकता है, पर वैक्री लब्धि फोड़ी हुई है, आहारक लब्धि फोड़ी हुई है, प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त अवस्था की ओर चला गया, पर उससे वापस वो सिक्स्थ में ही आएगा। 8, 9, 10 श्रेणी नहीं चढ़ सकता वैक्री और आहारक शरीर के साथ में। ठीक है, इसीलिए वैक्री और आहारक, वैक्री शरीर वैक्री अंगोपांग, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग। ठीक है, तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति वैक्रीय द्विक और आहारक द्विक, ये 7 तक होती हैं। ठीक है, अब 7 तक होती हैं, तो आहारक का हमने बात करी है कि आहारक को फोड़ता कौन है। अगर हम मनुष्य की अपेक्षा, चलो एक बार ऐसे बात करते हैं, मनुष्य की अपेक्षा अगर हम बात कर रहे हैं तो 7th गुण स्थान वाला है, ये तो ओनली मनुष्य है। ये देखो, इसमें 3 टाइप के जीव होते हैं ना, 4 होते हैं वैसे तो, चारों के पास ही चारों गति में वैक्री शरीर हो सकता है। सभी की बात कर लेते हैं। देवता, सबसे स्टार्टिंग नरक से गति से कर लेते हैं ना, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ठीक है, चारों के पास वैक्री शरीर रह सकता है। नरक गति वाले जीव 1, 2, 3, 4, 1 से 4 लिख दूं? 1 से 4 में उत्तर वैक्री कर सकते हैं। देव गति के 1 से 4 में वैक्री की बात कर रहे हैं, अभी उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली वैक्री से रिलेटेड बात हो रही है। तो नरक गति में 1 से 4, देव गति में 1 से 4, तिर्यंच गति में 1 से 5। ठीक है, फिर है मनुष्य, तो मनुष्य गति में, मनुष्य गति में 1 से लेकर 6, 7, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो 6, 7 वाले हैं उनमें वैक्री का, अगर उद्योत का उदय बोलेंगे तो मनुष्य में सिर्फ 6, 7वें में होता है, पर वैक्री शरीर बनाने का काम 1 से 7 सभी में संभव है, तो इसीलिए 1 से 7 हो गए। और 7वां तो है, पर मत वाले तो नहीं बनाते ना, वैक्री लब्धि फोड़ते ही नहीं है वो तो। हाँ, देखो वही अभी बात, पहला गुण स्थान में होगा क्या? नहीं, आप उदय की बात करो तो ठीक है, वो उदय भी तो हो होगा सकता है, ना वो। लेकिन बनाने का काम तो नहीं होगा एक ना, बार बनाएगा तो छठे वाला। एक क्वेश्चन प्लीज प्लीज, एक क्वेश्चन पहले आप पूछिए, जो ये अभी 6, 7 वाली पूछ रहे थे। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ ना कि बनाने का काम तो छठे में ही होगा ना, लब्धि फोड़ेगा तो छठे में ही, 7वें में फोड़ेगा नहीं। हाँ, उदय में तो आ सकता है 7वें में, पर फोड़ने का हाँ, काम तो नहीं होगा ना। फोड़ने का काम नहीं होगा, सिर्फ फोड़ने के बाद यहाँ पे औदारिक छठे में ही हाँ, उसने फिर औदारिक आ से सकता है वैक्री में 7वें आया में। या फिर आहारक में आया। जी ठीक है, पर जी वहां जी, पे वो छठे में रहते हुए, मतलब वैक्री या औदारिक में रहते हुए छठे से 7वें में चला गया, ठीक है। और उसके बाद कंपलसरी वो प्रमत्त अवस्था में ही आएगा, वापस 6th में ही आएगा। ठीक है, ये तो हुई हमारी स्थान में वैक्री। कैसे करेगा वैक्रिय शरीर मनुष्य? कौन सा? पहले गुण स्थान में उसको लब्धि नहीं रहती है ना मनुष्य की, तो पांचों वैक्री, के पास वैक्री लब्धि करेगा ना। वैक्री की रहती है, वैक्री की रहती है, ऐसा मना ही नहीं है, वैक्री की रह सकती है। ओके, क्या दृष्टि जीवों में भी वैक्री की लब्धि तिर्यंच मनुष्य में रह सकती है। देवता ओके। और नैरेक में तो उत्तर वैक्री कर ही सकते हैं सभी में, मतलब फर्स्ट गुण स्थान में कोई बाधा नहीं है वैक्री शरीर बनाने में। और बात दूसरे रही तीसरे सभी में आहारक हो की, जाएगी, दूसरे तीसरे क्या? सब गुण स्थान में वैक्री बना सकते हैं क्या मनुष्य? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर उसने वैक्री शरीर बनाया, उत्तर वैक्री, सॉरी उत्तर वैक्री तो क्या बोले, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो औदारिक शरीर था, औदारिक से वो वैक्री में आया, तो वैक्री में रहते हुए मान लो वो औदारिक शरीर में था, जब उसने वैक्री शरीर बनाया, तो मान लेते हैं कि वो द्वितीयोपशम से, हाँ द्वितीयोपशम अवस्था में है, लेकिन गुणस्थान उसका मान लेते 5th गुण स्थान है, 5th गुण स्थान में उसने वैक्री शरीर बनाया था, और फिर वो द्वितीयोपशम का काल पूरा करके सासादन में चला गया, द्वितीयोपशम का काल में था, द्वितीयोपशम से सासादन में चला गया, तो ये जब आया तब सासादन में था, 2nd गुण स्थान में वो हो ही सकता है लब्धि। उसके बाद फिर वो वापस से उसका काल खत्म हो जाए तो मिथ्या दृष्टि बन जाए,
कोई बाधा नहीं है, मतलब सासाधारण सम्यक्त्व में भी वक्री शरीर में कोई बाधा नहीं, वक्री शरीर में हो ही सकता है सासाधारण सम्यक्त्व। ठीक है। अनुश्री, तीसरे गुण स्थान में भी लब्धि फोड़ सकते हैं क्या? नहीं। लब्धि फोड़ने का काम नहीं हो सकता संभावना, लब्धि के शायद मेरे को बीच ऐसे में। सुना हुआ है। हाँ, बनाया हुआ जा सकता होगा। हाँ मैं लब्धि तो एक सिर्फ गुण स्थान में ही फोड़ेगा ना, उसके नीचे के गुण स्थानों में थोड़ा फोड़ेंगे। लब्धि संयत की अपेक्षा सिक्स्थ बोल रहे हैं, आहारक वही मैं बता रही हूँ कि आहारक वाला जो है वो सिक्स्थ गुण स्थान में लब्धि फोड़ेगा और सेवंथ में अप्रमत अवस्था में चला गया वो, तो 6 और 7 ही मानते हैं आहारक में, पर वैक्री तो सभी में हो सकती है, 1 2 3 4 में भी हो ही सकती है। हाँ हाँ। 1 मिनट आप लोग होल्ड करना, तो मैं आपको ना वो एग्जैक्ट बता देती हूँ सेकेंड गुण स्थान वाले भी। तो वो जैसे भी एक्स्ट्रा है तो मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में कल बताने के भाग है कौन कौन से गुण स्थान में वैक्री शरीर वगैरह वगैरह कौन से जीव का, बुक सामने दिख नहीं रही है। हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा आहारक द्विक। आहारक द्विक वैक्री द्विक हो सकता है 1 से 7 तक, उद्योत हो सकता है 1 से 7 तक, और आहारक द्विक हो सकता है 6 7वें तक। ठीक है। इसके अलावा देखो अब क्या है, हमारी बात कहाँ चल रही है, हमारी बात चल रही है 7वें गुण स्थान से रिलेटेड। तो 7वें गुण स्थान से रिलेटेड हमें क्या पता है, आवाज 7वें के आगे, 7वें के जो आगे के गुणस्थान है वो क्या है, श्रेणी वाले गुणस्थान है ना। हाँ। तो जो भी चीजें श्रेणी में नहीं उदय में होती उनको हम 7वें तक ही रख दें। जैसे हमने बोला कि वैक्री लब्धि और आहारक लब्धि फोड़ी हुई हो मनुष्य ने, तो वो आगे श्रेणी नहीं चढ़ सकता, तो ऐसे ही हमने इनको यहाँ पे स्टॉप दे दिया। ऐसी ही प्रकृति है सम्यक वेदनी। ध्यान आया। हाँ, उसके 4 से 7 गुण स्थान है सम्यक वेदनी के। सम्यक वेदनी के उदय के 4 से 7 गुण स्थान है। सम्यक वेदनी का उदय रहते ना, तो अगर उसका उपशम है तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, उसका क्षय है, सॉरी वो उसके सम्यक वेदनी का उपशम है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, क्षय है तो फिर वो उपशमक शपक दो ही श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है। तो ये हमारी 4 से, बस मोटी मोटी बात है कि उदय नहीं है सम्यक वेदनी का 8th एंड अबव में, तो हम सम्यक वेदनी को भी क्या करें, 7th गुण स्थान तक ही बोले। 4 से सम्यक 7। वेदनी के 4 से 7 तक उदय रहता है। ठीक है। अब देखो एक और बात है कि श्रेणी में चढ़ते हुए जीव के सम्यक वेदनी का उदय नहीं रहता, ये हमने बोल दिया। दूसरी बात ये है कि श्रेणी चढ़ने वाला, सभी प्रकृतियों की अपेक्षा ध्यान देना, श्रेणी चढ़ने वाला जीव कोई भी गति, मतलब मनुष्य गति का उदय हो सकता है, पंचेंद्रिय जाति का उदय हो सकता है, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, सबका उदय हो सकता है, वर्ण चतुष्क का उदय हो सकता है, 6 सहनन का उदय हो सकता है क्या। नहीं, नहीं कौन होता। से सहनन वाला जीव श्रेणी चढ़ता है, वज्र ऋषभ ओनली नारायण। एंड ओनली वज्र ऋषभ नारद। ओनली वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला जो जीव होता है वो श्रेणी का आरोहण करता है। अगर जीव के उदय में स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग नहीं, वज्र शब्द से स्टार्टिंग होती है, तो अंतिम 5 सहनन है, अगर अंतिम 5 सहनन का उदय है तो वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। सम्यक वेदनी के उदय में श्रेणी आरोहण नहीं होता, अंतिम 5 सहनन के उदय वाले जीव श्रेणी आरोहण नहीं करते। श्रेणी आरोहण के लिए कंपलसरी है वज्र ऋषभ नारद सहनन। क्या कोई भी संस्थान से श्रेणी का आरोहण किया जा सकता है। हाँ। 6 ही संस्थान से श्रेणी का आरोहण हो सकता है, इसीलिए श्रेणी के गुण स्थानों में जब हम बात करेंगे तो 6 ही संस्थान का उदय मान सकते हैं, पर सहनन उसके पास सिर्फ वज्रषभ नारद सहनन हो सकता है। संस्थान क्या बताता है, संस्थान बताता है शरीर की आकृति, तो शरीर की आकृति तो कैसी भी हो, श्रेणी का आरोहण करना, मोक्ष जाना, उसमें बाधा नहीं करती है शरीर की आकृति। ठीक है, मतलब 2 हाथ वाले भी बताया है कि 2 हाथ वाले भी क्या है, मोक्ष जा सकते हैं ना कि नहीं जा सकते हैं।
जा सकते हैं। 2 हाथ की अवगाहना वाले जीव भी मोक्ष जा सकते हैं। और शरीर की कैसी भी आकृति हो, हुंड संस्थान वाले जीव भी जा सकते हैं मोक्ष। उन हुंड संस्थान का जिनका उदय हो, वो उनके उदय के रोकने के बाद ही जाते हैं, वो बात अलग है। पर श्रेणी का आरोहण करके ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त कर सकते, केवली अवस्था तक जा सकते हैं। ठीक है, ये अंतिम 5 सहनन हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। मैम शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों वज्र ऋषभ सहनन ही चाहिए दोनों हाँ के लिए। हाँ हाँ, दोनों के लिए, शपक श्रेणी उपशमक श्रेणी दोनों के लिए। ठीक है, ये अंतिम 5 के लिए हम क्या बोलेंगे, 1 से 7। अब कितनी प्रकृति हो गई, उद्योत, सम्यक वेदनी, अंतिम 5, वैकृद्विक, आहारक द्विक। ठीक है, इसको अगर आपको ऐसे बनाना भी है तो आप या तो वही 5 2 2 1 1 ऐसे ले सकते हो। ये 5 है, ये 2 है और ये 1 है, कि या फिर 5 4 3 भी बना सकते हो इसको। 5 4 4 3 नहीं बनेगा ना, 5 4 1 1 बनेगा। ये वैकृत द्विक हो गया, हारक द्विक हो गया, अंतिम 5 सहनन हो गए, सम्यक वेदनी और उद्योत। बाकी और जो भी अगर इससे अलावा भी कुछ बन सके तो आप लोग देख लेना। 5 2 2 1 1, ये हो गई 7वें गुणस्थान तक की प्रकृतियां। ठीक है, 8वें गुणस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकृति, मतलब एक ही टाइप की प्रकृति की हम बात करते हैं, वो प्रकृति है हास्य षटक। ठीक है, हास्य षटक की जो प्रकृति है उनका उदय 8वें गुणस्थान की होता है। अभी हमने जो हमारी चारित्र में होने की प्रकृतियां थी उनमें से जो 9 9 कषाय थे उसमें किसी की भी बात नहीं करी थी, है ना। अभी तक हमने अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय हटाया है, मतलब सेकंड गुणस्थान तक माना, प्रत्याख्यान का 4th तक माना, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का 5th तक माना, या 1 से 5 बोलो, 1 2 बोलो, वैसे भी बोल सकते हैं। 1 2 1 से 4 1 से 5। संज्वलन की अभी हमने बात नहीं करी है, संज्वलन का उदय चल रहा है। उसके बाद फिर हमने 9 9 कषाय में से स्त्री वेद हो, पुरुष वेद हो, नपुंसक वेद हो, कोई भी वेद वाला मोक्ष तो जा ही सकता है ना, इसीलिए हमने अभी कोई भी वेद को हटाया नहीं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 8 गुण स्थान, मतलब श्रेणी का आरोहण उसने कर दिया है। ठीक है, तो श्रेणी का आरोहण जब जीव के करा है, संज्वलन चतुष्क का भी उदय है, ठीक है, 3 वेद का भी उदय है, कोई भी वेद वाला श्रेणी का आरोहण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, हास्य षटक आता है ना। तो हास्य षटक का उदय, श्रेणी का आरोहण किया, तब उसके हास्य, शोक, जुगुप्सा, सबका उदय, सबके उदय में जीव श्रेणी का आरोहण स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब वो 9th में जाएगा, 9th में वो सिर्फ और सिर्फ मोहनी कर्म की प्रकृतियों से छेड़छाड़ करता है। बंध में भी हमने यही देखा था, 9th गुण स्थान में बंध में भी छेड़छाड़ किसका हुआ था, मोहनी कर्म की, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, पुरुष वेद, उसी का देखा था। ऐसे ही यहाँ पर भी 9th में मोहनी कर्म की प्रकृतियों का ही छेड़छाड़ होती है। अच्छा, ये तो मोहनी कर्म की प्रकृति है ना, हास्य। लेकिन हाँ सॉरी, ये जो है ये हम मतलब संज्वलन चतुष्क रिलेटेड बात करते हैं, और ये जो हास्य षटक है उसको हम 8th पे ही खत्म कर देते हैं। 8th तक इसका उदय रहता है, उसके बाद 9th में इसका उदय नहीं रहता। तो 8th गुण स्थान तक बंधने उदय में आने योग्य प्रकृति अगर है तो वो है हास्य षटक, 1 से 8 गुण स्थान तक। अब इसमें सोचने वाली बात ये है, इसमें किसका उदय, चलो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा हमने सुन लिया, हास्य, रति, अरति वगैरह की एक बार बात करें। ठीक है, शोक जो भी है, एक वर्ड आया भय, भय के उदय में भी जीव ने श्रेणी का आरोहण कर दिया, इतनी बड़ी बात है। जुगुप्सा, जुगुप्सा घृणित भाव है उसके, जुगुप्सा का उदय है, तब भी वो श्रेणी का आरोहण कर दिया। ये अनुप्रेक्षा का पॉइंट है, हमने सिर्फ प्रकृतियां याद कर ली, इतना इतना उदय है, इतना वो है, वो सिर्फ वो काम नहीं चलेगा। भय का, डरता हुआ जीव, भय का उदय है, उसको डर लग रहा है, डरते हुए उसने श्रेणी का आरोहण कर लिया, मतलब ऐसे भी विशुद्धि हो सकती है, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि डरता हुआ जीव है, डरपोक जीव क्या ही कर लेगा। अरे डरपोक जीव ने भय के उदय में उसने श्रेणी का आरोहण कर लिया।
अगर एक बार 8th में गया तो वापस पीछे नहीं आएगा। वो 9, 10th, 11, 12 जिसमें भी उसको जाना है, या है शपक श्रेणी है या उपशमक श्रेणी जो भी है, पर 8th में आ गया वो भय के उदय में भी, उसके बाद उसका उदय नहीं होगा। फिर ये ना तो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन सब का उदय 8th तक ही होता है। फिर जब उसको अपने 9th गुण स्थान में जब उसको उपशमन और क्षय की प्रोसेस करनी होती है तो वो उस समय पे हास्य षटक का उदय विच्छेद कर देता है। ठीक है, फिर 9th गुण स्थान में हम नेक्स्ट क्लास में कल वापस क्लास है तो उसमें हम देखते हैं हास्य षटक का 8th तक हमने देख लिया। फिर 9, 10th वगैरह की जो प्रकृतियां रहेंगी वो देख के फिर हम लोग वो चार्ट पे द्वार सेकंड पे करेंगे। ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। किसी के कोई डाउट है आपको भी क्या? क्षमा याचना। आपसे भी क्षमा याचना से धन्यवाद। कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना इसमें? बाकी अगर रहता है तो नेक्स्ट में देखते हैं। मैं वो कल बुक है ना निकाल के रखी। अनु जी, कल एक बार है ना शॉर्टली एक बार वापस बताना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ ठीक है, शॉर्ट मैं एक में बार फिर वापस से बताना। एक बार पहली बार में अगर पढ़ा हुआ होगा ना तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। अगर मेरी भी कंफ्यूजन वाली स्टाइल हो गई होगी तो मैं फिर से थोड़ा सा सुधार करके हम लोग हाँ। कल एक बार फिर से रिवीजन देख लेंगे। प्लस जो वो कौन कौन से गुण स्थान में उसका वो है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी बुक में से देख के ना। कृपा कल जय कल जिनेंद्र। कल फ्रेश चार्ट भी बना के दिखा देना एक बार। ये पहली कौन बार सा पढ़ रहे चार्ट? हैं तो करी भी नहीं है इस मतलब बार। चार्ट पूरा फ्रेश बना देना तो हम लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम्म। ठीक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।